अनीस अक्षत को तान्या का मोबाइल देकर सॉरी बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे बंस भी चला गया। रोली को तान्या को अपने कमरे में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर समय की मांग को देखते हुए वह भी वहां से चली गई। अक्षत और तान्या ही कमरे में रह गए थे। अक्षत तान्या को बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम नीचे जाकर नाश्ता करने बैठो, मैं रेडी होकर जल्द ही आ रहा हूँ। तान्या उसके नजदीक आते हुए इतराते हुए बोली, हनी जल्दी से रेडी हो जाओ ना, फिर दोनों साथ ही नाश्ता करने के लिए चलते हैं। ओके, वेट। अक्षत उसके ना जाने पर बेमन से गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता कर चुके थे। ब्रजेश जी, अक्षत और अंकित ऑफिस के लिए निकल गए थे। रोली थोड़ी देर के लिए दादी और ममता और बंस के साथ बातें करते हुए हॉल में बैठ गई। तान्या गेस्ट रूम में जा चुकी थी। अनीस अपना मोबाइल लेकर अपने कमरे में चला गया और मोबाइल चालू कर बैठ गया। कुछ ही देर में उसके फोन की स्क्रीन पर वही गेम चलने लगा जो कि तान्या खेल रही थी। लगभग आधे घंटे बाद स्क्रीन पर व्हाट्सएप का एक मैसेज उभरा। इट्स अर्जेंट, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा इसलिए मैसेज कर रहा हूँ, पढ़ते ही डिलीट कर देना। आज रात तक कैसे भी यहाँ से निकलो। पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ सबूत और हमारे कुछ पुराने टारगेट्स के नंबर लगे हैं। यह मैसेज पढ़ते ही अनीस एकदम से सख्ते में आ गया, पर स्मार्ट स्टेप उठाते हुए उसने तुरंत ही उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला मैसेज फिर उभरा जो कि तान्या ने लिखा था। लेकिन सर, मुझे लगता है मैं अग्रवाल विला में सेफ हूँ। अक्षत अग्रवाल मेरे जाल में पूरी तरह फंसा हुआ है। लग रहा है तुम्हारा मन नहीं है अग्रवाल विला से निकलने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस अग्रवाल से इश्क हो गया। याद रखना, हमारे धंधे के उसूल के खिलाफ है ये। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई नो वेरी वेल, मेरे लिए हूर के लिए वफादारी और उसके लिए काम करना ही मेरा इश्क है। मैं रात तक निकलती हूँ। ठीक है, यहाँ से सीधे एयरपोर्ट पहुँचना। मेरा एक अर्जेंट तुम्हें दुबई जाने की टिकट और नया मोबाइल दे देगा। वो लेते ही ये मोबाइल और सिम डिस्ट्रॉय कर देना। इंडिया में काम करने वाली हमारी 3 और एजेंट भी तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल जाएंगी। ओके सर। इसके साथ ही मैसेज स्क्रीन पर आने बंद हो गए। अनीस अपने दिमाग की स्मार्टनेस का प्रयोग करके सभी मैसेज के स्क्रीनशॉट ले चुका था। अनीस ने वो सारा कन्वेंशन पढ़ लिया था और अब वो एक स्पाई की तरह दिमाग लगाकर सारा मामला समझने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक कमरे में चहलकदमी करते हुए उसने बार बार मैसेज पढ़े। मैटर तो सीरियस लग रहा है। अक्षत भैया को बताऊं क्या? नहीं नहीं, उन्हें गुस्सा आ गया तो? उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो पता नहीं क्या रिएक्ट कर डालें। अंकित भैया से बात कर लेता हूँ। सोचते हुए वो अंकित को फोन लगाता है, पर अंकित मीटिंग में था। उसने फोन साइलेंट पर कर रखा था। अनीस 2-3 बार और ट्राई करता है, पर रिजल्ट वही। भाभी से बात करता हूँ, यही ठीक रहेगा। सोचता हुआ वो नीचे आता है। रोली तब तक किचन में आ चुकी थी और मीरा और महाराज जी के साथ लंच की तैयारी में लगी थी। अनीस किचन में आकर रोली को बुलाता है। भाभी, क्या हुआ अंशु? 1 मिनट आओ ना मेरे साथ। अनीस की हाव भाव देखकर रोली चिंतित होते हुए पूछती है, क्या बात है अंशु, बताना। यहाँ नहीं, आप मेरे साथ चलो प्लीज। कहते हुए रोली का हाथ पकड़कर हड़बड़ी करते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। रोली भी हैरानी के भाव लिए उसके साथ चल देती है। अनीस उसे सीधे उसके कमरे में ही ले जाता है और कमरा अंदर से बंद कर लेता है। फिर अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट उसके सामने खोलकर मोबाइल रोली को पकड़ा देता है। रोली उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या हुआ? आप पढ़ो तो ये सब। रोली जैसे ही सब पढ़ती है, एकदम से उछल पड़ती है। ओह नो, लेकिन ये सब तेरे पास कैसे आया? वो भाभी, वो मैंने तान्या दीदी की मोबाइल की स्क्रीन अपने मोबाइल पर शेयर कर ली थी। रोली अविश्वास से भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब? ऐसा क्यों किया तूने? अनीस मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, सुबह वो और अंश मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। मुझे भी देखना था कि वो कौन सा गेम खेलकर एंजॉय कर रहे थे, तो इसके लिए तूने किसी के मोबाइल की स्क्रीन ही अपने मोबाइल पर शेयर कर ली। पता भी है तेरे भैया इस बात के लिए तुझे कितना डांटेंगे। पर भाभी, ये तो अच्छा ही हुआ ना, इस वजह से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। हाँ, ये तो है। फिर रोली को सोचते हुए बोली,
अच्छा तो घर पर अभी किसी को भी इस बारे में मत बताना, मैं अभी तेरे भैया से बात करती हूँ। कहते उसने अक्षत को फ़ोन लगा दिया, पर अक्षत भी मीटिंग में था और उसका फ़ोन भी साइलेंट पर था, तो उसे रिंग नहीं सुनाई दी। उसने फ़ोन नहीं उठाया। दरअसल ब्रजेश जी, अक्षत और अंकित तीनों ही आज फ्रांस की एक कंपनी के ऑफिसर्स के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग कर रहे थे। तीनों ने ही अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर कर रखे थे। चूंकि अंकित और ब्रजेश जी भी तान्या के विषय में जानते थे, इसलिए रोली ने अक्षत के फ़ोन न उठाने पर अंकित को फ़ोन किया। उसने भी नहीं उठाया। तब उसने ब्रजेश जी को फ़ोन लगाया, पर उन्होंने भी नहीं उठाया। कुछ देर तक रोली तीनों को फ़ोन ट्राई करती रही। जब उन लोगों ने नहीं उठाया तो उसने इस मामले में देर न करने की स्थिति सोच स्वयं ही एसीपी परेश सिंह से बात करने का डिसीजन लिया और अनीस को साथ में लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। एसीपी परेश सिंह अभी पहुंचा ही था। उसने जैसे ही रोली और अनीस को देखा, जल्दी से अपने ऑफिस में ले गया। कहिए मैम, क्या प्रॉब्लम है? रोली ने अनीस का मोबाइल एसीपी को देते हुए कहा। सर, तान्या आज रात को इंडिया से बाहर जा रही है। ये कुछ मैसेज हैं जो उसके मोबाइल पर आए थे और अनीस ने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए। एसीपी ने जल्दी से वो मैसेज पढ़े और अनीस, जो बहुत इंटरेस्ट के साथ चारों तरफ नजरें घुमाकर एसीपी का ऑफिस देख रहा था, की तारीफ भरी नजरों से मुस्कुराते हुए देखकर बोला, तो आपका मोबाइल है ये? कैसे किया आपने ये सब? अनीस ने उत्साहित होते हुए जवाब दिया, आखिर उसने एक स्पाई का काम किया था। यस सर, मैंने उनकी मोबाइल स्क्रीन अपने फ़ोन में शेयर कर ली थी। रोली ने भी अनीस का परिचय देते हुए सही से समझाया। सर, ये मेरा देवर है अनीस। इसने आज सुबह ही एक गेम के चक्कर में तान्या के फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर ली थी और हमें यह मैसेज मिल गए। एसीपी ने थम्स अप करते हुए कहा, वेल डन यंग बॉय। अनजाने में जो आपने किया है, आज उसकी वजह से एक बड़ा केस सॉल्व हो जाएगा। मानना पड़ेगा अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सक्सेस यूं ही नहीं है। काफ़ी शार्प हैं आप लोग। आई होप आप स्टडी कंप्लीट करके सिविल सर्विस में आओ। थैंक यू सर, अनीस ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एसीपी ने इंस्पेक्टर को बुलाकर अनीस का मोबाइल फ़ोन फौरन ही साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भेज दिया और रोली से बोला, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बिना कोई परेशानी दिए तान्या को अरेस्ट कर लें। इस मोबाइल की ज़रूरत है हमें अभी। तब तक आप लोग घर जाइए। हमारी पुलिस की टीम सादा कपड़ों में आपके घर के आसपास ही रहेगी। ध्यान रखिएगा तान्या को इस सब की भनक तक न लगे। रोली और अनीस घर लौट आए और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगे। तान्या ने लंच आज अपने रूम में ही मंगा लिया था। मीरा लंच लेकर गई और उससे बातें करने लगी, तो तान्या ने उसे भगा दिया और रूम अंदर से बंद कर लिया। उसे आज निकलने की तैयारियां जो करनी थी। दोपहर के बाद जब फ्रांसीसी चले गए, तब ब्रजेश जी, अक्षत और अंकित ने फ्री होकर अपना अपना मोबाइल देखा, तो रोली और अनीस की कई मिस कॉल देखकर चौंक गए। अक्षत ने तुरंत ही रोली को फ़ोन लगाया। रोली तो उसके फ़ोन के इंतज़ार में ही बैठी थी। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या हुआ रोली? हम तीनों के मोबाइल पर तुम्हारे मिस्ड कॉल हैं। अंकित के मोबाइल पर अनीस के भी मिस कॉल हैं। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। पर फिर रोली अक्षत को सारी बात बता देती है। रोली की बातें सुनकर अक्षत चिंतित होते हुए कहता है, तुम ध्यान रखना, ओके? मैं अभी घर पहुंचता हूँ। नहीं, मेरे विचार से तो आप अभी मत आइए। अभी तो वो अपने कमरे में है। आप आ जाएंगे तो वो जो कर रही है उसे डाइवर्ट हो जाएगी। उसका दिल आप में अटक जाएगा। रोली हल्का सा हंसती हुई फिर आगे कहती है, वैसे आपको अपनी महबूबा से गुड बाय हक करने हो या फेयरवेल किस देनी हो तो आ जाइए। शट अप रोली, तुम इस समय में ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? अक्षर थोड़ा नाराज होता हुआ बोला, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज कुछ गलत ना हो जाए। मैं अभी परेश सिंह से बात करता हूँ। अक्षत फोन काटकर पहले तो सारी बातें ब्रजेश जी और अंकित को बताता है, फिर एसीपी को फोन करता है। हेलो मिस्टर अग्रवाल। हेलो मिस्टर सिंह। मेरी वाइफ और भाई आपके पास आए थे। सो आप क्या स्टेप ले रहे हैं? जो भी करना है प्लीज़ जल्दी कीजिए। मुझे अब उस लड़की को अपने घर में नहीं रखना।
सर, मैं और मेरी टीम सारी इंक्वायरी बहुत तेजी से कर रही है। आज आपके भाई ने अनजाने में हमारी काफ़ी मदद कर दी है। कुछ वक्त दीजिए, हमारे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को उनके मोबाइल के जरिए तान्या के मोबाइल की इंफॉर्मेशन और कुछ इम्पोर्टेंट नंबर मिले हैं। पूरा डिपार्टमेंट उन्हें खंगालने में लगा है। जल्दी ही हम आपके घर पहुंचेंगे उसे अरेस्ट करने के लिए। पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले मैं आपको फ़ोन करूंगा। देखिए मिस्टर सिंह, मेरे घर पर किसी तरह का कोई तमाशा नहीं होना चाहिए और मीडिया को इस सब से दूर रखिएगा। डोंट वरी मिस्टर अग्रवाल, हम साइलेंटली ही अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे। ओके, फिर मिलते हैं आपके यहाँ। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अक्षत ने एसीपी से हुई बात ब्रजेश जी और अंकित को भी बता दी। अंकित ने तुरंत ही घर चलने के लिए बोला। जब तक पुलिस आती है हम सब घर चलते हैं। अक्षत ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। नहीं अंकित, हम तीनों एक साथ अभी ही घर पहुंच गए तो तान्या सावधान हो जाएगी। उसे करने देते हैं अभी जो वो कर रही है। ब्रजेश जी दोनों से बोले, बेटा मैं तो अभी घर के लिए निकलता हूँ, तुम लोग भी जल्दी ही पहुंच जाना। और अक्षत तुम अपने गुस्सों को काबू में रखना, गुस्से की वजह से कहीं कोई गड़बड़ मत कर बैठना। ब्रजेश जी घर के लिए निकल गए थे। कुछ समय शाम गहराने लगी थी। अक्षत को ऑफिस में समय काटना मुश्किल हो रहा था। वह बेसब्री से एसीपी के फ़ोन का वेट कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एसीपी का कॉल आ गया। मिस्टर अग्रवाल, सबूतों के साथ हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और हम आपके घर के लिए निकल रहे हैं। अक्षत तो इसी बात का इंतजार ही कर रहा था। ओके, मैं भी जल्दी पहुंचता हूँ। अक्षत और अंकित घर पहुंच चुके थे। सभी लोग हॉल में बैठे पुलिस का इंतजार कर रहे थे। तान्या का रूम अभी भी अंदर से बंद था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। थोड़ी देर में एसीपी भी अपनी टीम को लेकर अग्रवाल विला पहुंच गया। अक्षत ने उसे हैंड शेक करते हुए गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया। एसीपी ने जाकर दरवाजे पर नॉक किया। थोड़ा टाइम लगाते हुए तान्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, एकदम से उसे सामने देखकर हड़बड़ा गई, पर तुरंत ही खुद को संभालते हुए बोली, अरे परेश, तुम यहाँ? हाँ नित्या डार्लिंग, तुम तो हमसे पीछा छुड़ाकर भाग आई। अपनी मोबाइल की सिम और नाम दोनों बदल कर यहाँ आकर छिप गई। देखो, हम भी सच्चे आशिक निकले, तुम्हें ढूंढ निकाला। व्यंगपूर्ण मुस्कुराहट के साथ आंखें गोल करके तान्या को गुस्से से घूरते हुए, अपनी लास्ट मुलाकात में तुम्हारे हैंडबैग से मुझे तुम्हारी पुरानी सिम मिल गई थी। उसमें मिस्टर अग्रवाल का नंबर था। मैंने उनसे कांटेक्ट कर लिया और देखो तुम तक आ पहुंचा। पूरे बैंड बाजे के साथ तुम्हें ससुराल ले जाने के लिए आया हूँ। फिर आंखों में अंगारे भरते हुए परेश सिंह कड़क आवाज में महिला कांस्टेबल से बोला, अरेस्ट हर। तान्या फुर्ती से पीछे होकर दरवाजा बंद करने को हुई कि उससे ज्यादा फुर्ती से महिला कांस्टेबलों ने उसे धर दबोचा। बाकी पुलिस वाले अंदर कमरे में उसके सामान की तलाशी लेने चले गए। परेश सिंह अक्षत से हाथ मिलाते हुए बोला, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन मिस्टर अग्रवाल। फिर रोली और अनीस की तरफ देखते हुए बोला, जो साथ में ही खड़े थे, स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बिना ये सब इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। एसीपी बात कर ही रहा था कि अचानक महिला कांस्टेबल की कराने की आवाज़ आई। एसीपी परेश सिंह अक्षर से बात करते हुए उसको और अनीस रोली को थैंक्स बोल ही रहा था कि अचानक महिला कांस्टेबल की कराने की आवाज़ आई। उधर एक तरफ व्हील चेयर पर बैठी हुई ममता उस समय तान्या को बहुत ही हिकारत से घूर रही थी। अरेस्ट होने पर तान्या के चेहरे पर पहले तो छटपटाहट के भाव थे, पर जैसे जैसे महिला कांस्टेबल उसे घर से बाहर की तरफ ले जाने लगी, वो भाव बदलने लगे और उसका चेहरा देखकर ममता को ये महसूस हुआ जैसे कि वो अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रही हो। और वास्तव में दरवाजे से बाहर निकलते निकलते तान्या ने एक महिला कांस्टेबल के हाथ की तरफ अपना सिर झुकाया और तेजी से उसके हाथ में काटते हुए उसका मांस अपने मुंह में नोच लिया। महिला कांस्टेबल दर्द से तड़प उठी और उसकी पकड़ ढीली हो गई। उस महिला कांस्टेबल की कराह सुनकर दूसरा हाथ पकड़ी महिला कांस्टेबल का ध्यान भी भटका, जिसका फायदा उठाकर तान्या ने झटके से खुद को छुड़ा लिया और अपनी कमर में छिपी हुई छोटी सी गन निकाली, जो उसने कमरे का दरवाजा खोलने से पहले छिपाई थी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक गन हाथ में ले
उसने भागकर ममता की व्हीलचेयर के पीछे खड़े बंस के सिर पर तान दी। सभी एकदम से सकते में आ गए। परेश सिंह कड़कती हुई आवाज में बोला, बच्चे को छोड़ दो तान्या, हम तुम्हें चुपचाप जाने देंगे। ओह परेश, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि तुम्हारी इस बात पर हम आंखें मूंद कर विश्वास कर लूं। पहले ही तुम और अक्षत मुझे बेवकूफ बना चुके हो। अक्षत की तरफ देखकर, वैसे अक्षु बेबी, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे खेल खेल जाओगे। तुम्हारे इस खेल की ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर अफसोस करते रह जाओगे। अनीस और रोली की तरफ इशारा करते हुए, इन दोनों की होशियारी की वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ा है। इन्हें सबक सिखा दूं जरा, फिर चाहे कुछ भी हो मेरे दिल में कोई मलाल नहीं रह जाएगा। ये कहते हुए तान्या बस को गन के निशाने पर लिए हुए रोली और अनीस के सामने आ गई। उसका इशारा अपने और अनीस पर देख रोली ने जल्दी से अनीस को अपने पीछे धकेल दिया था। रुको तान्या, इन दोनों को कुछ मत करना, चिल्लाते हुए अक्षत रोली के आगे आ गया। लेकिन तब तक तान्या गन से गोली चला चुकी थी। पर गोली चलते ही वह भी लड़खड़ाकर आगे की तरफ जा गिरी। दरअसल जब वो व्हीलचेयर के पीछे से बंस को निशाने पर लेकर आगे बढ़ रही थी, ममता जी जान लगाकर व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगी और अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए खड़े होने की एक माँ की ये पुरजोर कोशिश कामयाब हो गई। खड़े होकर ममता ने फुर्ती से आगे बढ़कर रोली पर गन तानी हुई तान्या को धक्का दे दिया। धक्का लगने से निशाना हल्का सा चूक गया और गोली अचानक से रोली के आगे आ खड़े अक्षत की मां को छूते हुए निकल गई। आह! अक्षत के मुंह से आह निकल गई। भाभी! उसी समय पीछे से अनीस के चिल्लाने की आवाज आई। यह सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटा, शायद एक सेकंड के भीतर ही, कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया और बिना पलक झपकाए यूं ही खड़े हुए सब देखते रह गए। जैसे ही अनीस भाभी कहकर चिल्लाया, अक्षत अपना दर्द भूल गया और उसका दिल अनजानी आशंका से धड़क उठा, क्योंकि ठीक उसी वक्त उसे अपने घुटनों से नीचे किसी के सिर और शरीर का भार महसूस हुआ। वह तेजी से पीछे घूमा तो रोली नीचे गिरी पड़ी थी। रोली! वो चिल्लाते हुए नीचे बैठा। पहले तो उसने जल्दी से रोली को चेक किया कि कहीं गोली उसे तो नहीं लगी है। हालांकि उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि उसने तो अपने लंबे चौड़े शरीर से रोली को पूरी तरह कवर कर लिया था। चेक करते ही उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ बेहोश हुई है। ये जानते ही वो एक वहां से रोली को संभालते हुए दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी गाल थपथपाने लगा। होश में आओ रोली, लुक एट मी, प्लीज ओपन योर आइज। अब तक सभी उसके पास आ गए। ममता जो कि इतने अरसे बाद अपने पैरों पर चल पड़ी थी, अक्षत के पास आकर उसकी बाह से निकलते खून को देखकर बोली, बेटा तू जल्दी से हॉस्पिटल जा, हम लोग रोली को देखते हैं। अंकित तू इसे लेकर हॉस्पिटल निकल। लेकिन अक्षत को कहाँ किसी बात की सुनाई दे रही थी। ब्रजेश जी ने तब तक मीरा से एक गिलास में पानी मंगवा लिया था। इधर जैसे ही तान्या गिरी, एसीपी ने तुरंत ही उसे आकर पकड़ लिया और उसके हाथ से गन छीन कर अपनी पॉकेट में रखते हुए बहुत जोर से 3-4 थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। किसी औरत को हाथ लगाना और मारना हमारे नियमों के खिलाफ है, लेकिन अगर कोई औरत किसी की जान लेने की कोशिश करे, मैं उसे नहीं बख्श सकता। फिर उसे अपने जूनियर के हवाले करते हुए बोला, हथकड़ी डालकर इसे थाने लेकर चलो, मैं भी पहुंचता हूँ, अपने हाथों से इसकी खातिर करनी है। ब्रजेश जी ने गिलास में से पानी अपने हाथ पर लेकर रोली के चेहरे पर छिड़का। रोली आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर उठ बैठी और अक्षत को अपने सामने देख दोनों हाथों से उसका चेहरा, फिर हल्के से सीने पर इधर उधर टच करते हुए कपकपाती आवाज में बोली, आपको लगी तो नहीं? उसने उसने गोली चलाई थी ना? आप मेरे आगे क्यों आए? आपको कुछ हो जाता तो? कहते कहते उसने अक्षत की शर्ट सामने से मुट्ठी में भर ली थी। सहसा ही उसकी नज़र अक्षत की बांह पर गई। जख्म से खून बहने के कारण उसकी शर्ट की आस्तीन खून से तर हो चुकी थी। वो देखते ही रोली की आंखें एकदम से फैल गईं, जिनमें दहशत साफ दिखाई दे रही थी। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने अपने मम्मी पापा और भाई के खून से लथपथ बॉडी की छवि तैर गई और वो सब याद आते ही वह फिर से होश खो बैठी। अक्षत ने उसे तुरंत ही अपनी बाहों में संभाल लिया और उसे उठाकर सोफे पर लेटा दिया। ऐसा करने से उसकी बाह पर जोर पड़ा और जख्म से खून और ज़्यादा छलक उठा और उसे इस वक्त अपने जख्म का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। घुटनों के बल जमीन पर बैठे
वो तो बस रोली के गाल थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश में लगा था। उठ जाओ रोली प्लीज, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोली ने हल्के से आंखें खोली ही थी कि उसकी नज़र दोबारा अक्षत की बाह पर गई और वो फिर से बेहोश हो गई। ब्रजेश जी ने अक्षत को समझाया, बेटा वो तेरी बाह में खून देकर बार बार बेहोश हो रही है, जा तू हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करवा कर आ। नहीं पापा, मैं रोली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ड्रेसिंग घर पर भी हो सकती है। ममता इतने में फर्स्ट एड किट ले आई और अक्षत की शर्ट की आस्तीन ऊपर कर जख्म से कॉटन की मदद से खून पोंछने लगी। तब तक अंकित भी अक्षत के लिए साफ शर्ट ले आया। एसीपी परेश सिंह शर्मिंदा सा खड़ा था। उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, वहाँ अच्छे से ड्रेसिंग हो जाएगी तो ब्लड बहना बंद जल्दी होगा। मैडम, आपका ब्लड देख देख कर ही होश खो रही हैं, वो बहुत शॉक्ड हैं। प्लीज मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर इंजेक्शन और मेडिसिन वगैरह देंगे तो जख्म भी जल्दी सही होगा। ओके। रोली का चेहरा देखते हुए अक्षत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मम पापा, आप लोग रोली का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आता हूँ। रोली की खातिर अक्षत बेमन से ही सही एसीपी के साथ हॉस्पिटल चला गया। अंकित भी उनके साथ ही निकल गया। ममता रोली के पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। थोड़ी देर में जैसे ही उसे होश आया, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर अक्षत को वहां ना देखकर घबरा गई और कपकपाती आवाज में अपने पास बैठी ममता से बोली, माँ अक्षत जी कहाँ हैं? रोली के सवाल पर ममता उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बस अभी आ ही रहा होगा, तू परेशान मत हो बेटा। उन्हें गोली लगी है ना? रोली की आंखों में दर्द उमड़ आया था। ब्रजेश जी उसे तसल्ली देते हुए बोले, उसे गोली लगी होती तो हम यहाँ आराम से थोड़ी बैठे होते, वो तो बस हल्की सी टच होते हुए निकल गई। अक्षत बिल्कुल ठीक है। ब्रजेश जी की बात सुनकर ममता ने भी सिर हिलाते हुए हामी भरी। रोली उन दोनों की तरफ अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए बोली, लेकिन मैंने देखा था माँ, उनकी शर्ट की आस्तीन खून से भीगी हुई थी। आप लोग मुझे बहलाने के लिए झूठ कह रहे हैं। अनीस और बंस उसके होश में आते ही उसके पास आकर खड़े हो गए। अनीस उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए बोला, सच में भाभी, बड़े पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं। बड़ी मम ने तान्या को धक्का दे दिया था तो उसका निशाना चूक गया। गोली भैया की वहां से हल्का टच होते हुए निकल गई। रोली ने अनीस की बात सुन तो ली थी, पर वो अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के आगे तो अक्षत की खून से भीगी शर्ट की आस्तीन घूम रही थी। वह ब्रजेश जी के सामने आकर खड़ी होकर बोली, पापा मुझे अक्षत जी के पास ले चलिए, मुझे देखना है उन्हें। ब्रजेश जी भी खड़े होकर उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, बेटा बस आ ही रहा होगा वो, ले तब तक तू पानी पी ले। ममता ने पानी का गिलास उसके होठों के सामने करके बोला। रोली ने पानी का गिलास सामने से हटा दिया और तड़पते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना, पहले मुझे अक्षय जी को देखना है। फिर ब्रजेश जी का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए बोली, चलिए ना पापा प्लीज। ब्रजेश जी को आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अक्षत और अंकित घर लौट आए थे और हॉल में प्रवेश कर चुके थे। रोली ने जैसे ही अक्षत को अंदर आते देखा, ब्रजेश जी का हाथ छोड़ दीवानी से अक्षत की ओर दौड़ गई और उसके पास पहुंचकर डबडबाई आंखों से उसको देखने लगी। अक्षत ड्रेसिंग होने के बाद साफ शर्ट पहन चुका था। शायद अगर रोली अब भी शर्ट पर खून देख लेती तो फिर से उसका बेहोश होना पक्का था। एक नज़र अक्षत को देख के वह एकाएक उसके सीने से लगकर सिसक उठी। अक्षत ने भी अपनी एक बांह उसकी पीठ पर लपेट दी। ब्रजेश जी, ममता और दादी अक्षत के जख्म की कंडीशन जानना चाह रहे थे, पर रोली की हालत देखकर चुप खड़े रहे। अक्षत ने हाथ से सब ठीक होने का इशारा करके उन्हें दिलासा दिया। कुछ पल सिसकने के बाद रोली ने अक्षत से अलग होकर चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखा और सिसकते हुए ही बोली, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अक्षत ने उसकी इस हरकत को हैरत से देखा, फिर उसके हाथ नीचे कर उसके आंसू पोंछते हुए उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया और बोला, पागल हो तुम, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरी गलती थी जिसकी सजा मेरे परिवार को झेलनी पड़ी। कहते कहते उसकी नज़र अचानक से ममता पर आकर रुकी। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था तो उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। ममता को उस अपने पैरों पर खड़े देख
वो मुस्कुरा दिया, फिर रोली को खुद से अलग कर उसे घुमाकर ममता की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे तुम रो रही हो? आज तो सेलिब्रेशन बनता है, देखो तो जरा मम को। रोली ने भी जैसे ही ममता की ओर देखा, वो भी आश्चर्य से मुस्कुरा पड़ी। माँ, आप खड़ी हो सकती हैं। ममता ने आकर अक्षत रोली दोनों को गले से लगाकर कहा। सिर्फ खड़ी ही नहीं, चल भी सकती हूँ। सावित्री देवी ने मीरा से कहा, मीरा मिर्ची नमक और राई लेकर आ, मैं अपने बच्चों की नज़र उतार दूँ। मीरा जल्दी से ले आई। सावित्री देवी ने पहले तो अक्षत और रोली की नज़र उतारी, फिर ब्रजेश जी और ममता की नज़र उतार कर कहा, ब्रजेश, जल्दी से घर में पूजा करवा, ताकि सारी बुरी बलाएं मेरे बच्चों से दूर रहें। अब घर में बस खुशियां ही रहनी चाहिए। ठीक है माँ, पंडित जी से बात करता हूँ। सब खुश थे, पर रोली के दिल दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थीं। कुछ देर पहले का मंजर बार बार उसकी आंखों के आगे आ रहा था, और उसके लिए वो दिल ही दिल में खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। वो खुशमिजाज स्वभाव की थी, और वो खुशमिजाजी उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। पर इस वक्त उसका चेहरा बेरौनक और पीला दिख रहा था, मानो अक्षत का नहीं, उसका खून बहा हो। अक्षत उसके चेहरे से उसके दिल की हालत का अंदाजा लगा पा रहा था। रोली को नॉर्मल करने के उद्देश्य से वो बोला, ऐसे ही सेलिब्रेशन होगा क्या? रोली, आज सूजी का हलवा बनाओ, तुम बहुत टेस्टी हलवा बनाती हो। ब्रजेश जी मीरा को आवाज़ देते हुए बोले, मीरा डिनर भी लगाओ, बहुत भूख लगी है। रोली बेटा, आज तो मुझे भी हलवा मिलेगा ना? जी पापा, कहते हुए रोली हल्का मुस्कुराते हुए किचन में चली गई, पर उसकी वो मुस्कुराहट बिल्कुल फीकी थी, जो अक्षत ने ऑब्जर्व कर ली थी। थोड़ी देर में खाना लग गया था, और रोली हलवा भी बना लाई थी। वह मीरा के साथ खाना सर्व करवाने लगी थी, मगर ममता ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खाने के लिए बिठा लिया, और खुद ही उसकी प्लेट लगाकर भी दी। न जाने रोली के दिल में क्या चल रहा था कि वो निवाला तोड़कर मुंह में तो रख रही थी, पर वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। सबकी प्लेट्स खाली होने को आ गई थी, पर उसकी प्लेट ज्यों की त्यों थी। ममता ने उसकी प्लेट देखकर टोका, खाना खा बेटा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ, कहते हुए उसने एक निवाला मुंह में डाल लिया, फिर प्लेट में चम्मच ऐसे ही घुमाने लगी। अक्षत खाना खा चुका था, और अब ध्यान से रोली की एक्टिविटी देखने लगा। रोली की नज़र जैसे ही अक्षत पर पड़ी, वो अचानक से उठकर खड़ी हो गई और ममता से बोली, माँ मुझे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं तेरा खाना थोड़ी देर में मीरा से भिजवा दूँगी। ममता उसकी मानसिक स्थिति को समझ रही थी। रोली अपने कमरे में चली गई, तो सावित्री देवी ने अक्षत से कहा, वो बहुत डर गई है अक्षत, जा तू भी जा, संभाल उसे। अक्षत रोली के पीछे पीछे कमरे में चला गया, लेकिन रोली उस वक्त बाथरूम में थी। बाथरूम में जब थोड़ी ज़्यादा देर हो गई, तो अक्षत ने दरवाजे पर नॉक किया। ओपन द डोर रोली, कम आउटसाइड। लगभग 5 मिनट बाद रोली ने डोर खोला। अक्षत बाहर ही था। रोली आंखें झुकाए झुकाए उससे बचकर एक तरफ जाने लगी। अक्षत ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? लुक एट मी। रोली उसकी बात अनसुनी करते हुए नज़रें झुकाए ही खुद को छुड़ाने लगी, तो अक्षत ने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। रोली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बह निकले। ये क्या है रोली? इसका मतलब बाथरूम में भी तुम रो रही थी? अक्षत उसके आंसू पोंछते हुए बोला। रोली ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, जो कि रोने से लाल हो चुकी थी। अक्षत की ओर शर्मिंदा सी नजरों से देखकर वह खुद को दोष देते हुए बिफर उठी। मेरे कहने पर ही आप तान्या को घर में लाए थे, तो उसकी सजा मुझे मिलने देते ना। आप मेरे आगे क्यों आए? कितना डर गई थी मैं, पता भी है आपको? मेरी धड़कन ही थम गई थी उस वक्त। आपको कुछ हो जाता तो सबका क्या होता? किसी के बारे में कुछ सोचा आपने? अक्षत ने रोली को कंधे से पकड़कर बेड पर बिठाया, और बहुत सदे हुए शांत स्वर में बोला, ऐसे कैसे मुझे कुछ हो जाता? क्यों मैं तुम्हें कुछ होने देता? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं भी जी पाता क्या? तुम खुद को दोष मत दो, गलती मुझसे हुई है। नहीं, गलती नहीं, बल्कि ब्लंडर था वो। मीरा तब तक रोली का खाना ले आई थी। रोली के मना करने के बावजूद अक्षत ने अपने हाथों से उसे जबरदस्ती थोड़ा खिला दिया, और खाना खिलाने के बाद
उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुला भी दिया। मानसिक रूप से थके होने के कारण वह जल्दी ही सो गई थी। अक्षत भी बैठ के दूसरी साइड जाकर लेट गया। पेन किलर के असर की वजह से उसे भी जल्दी ही नींद आ गई। दोनों ही नहीं जानते थे कि यह नींद कितनी देर की है। आई लव यू दीदी, नमन ने आकर रोली के गले में बाहें डालते हुए कहा। तू हट एक तरफ, मैं अपनी प्रिंसेस से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हरीश ने नमन की बाहें हटाकर रोली को साइड से हक करते हुए कहा। मम्मा पापा को देखो ना, मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं, नमन मुंह बनाते हुए शोभा से बोला। शोभा ने मुस्कुराते हुए हरीश और नमन को देखा और रोली की बाह पकड़कर अपने अंक में खींचते हुए बोली, अरे रहने दो तुम दोनों, मेरी लाडो को पता है उसकी मम्मा के बराबर उसे कोई भी प्यार नहीं करता। अचानक अंधेरा हो गया और अगले ही पल तीनों रोली की नजरों से दूर हो गए। धीरे धीरे अंधेरा छटा और उनके खून से लथपथ जख्मी शरीर रोली के सामने पड़े थे। रोली ने पलकें झपकाई और अक्षत उसके सामने आ गया। आई लव यू रोली, कहते उसने रोली को माथे पर किस करते हुए गले से लगा लिया, लेकिन फिर वो भी उससे दूर होने लगा और अचानक उसकी शर्ट पर भी खून दिखाई देने लगा। नहीं नहीं, रोली छटपटा उठी। नमन, मम्मा, पापा, अक्षत जी, रोली नींद में छटपटाते हुए चिल्ला पड़ी। आधी रात के समय जब सभी लोग गहरी नींद में जा चुके थे, रोली के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अक्षत एकदम से उठ बैठा। रोली बुरी तरह पसीने में नहाई हुई थी। उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। अक्षत समझ गया कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने जल्दी से लाइट ऑन की और उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, रिलैक्स रोली, कुछ नहीं हुआ, डरना मत, ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबराई हुई रोली ने अक्षत से अलग होकर उसके कपड़ों पर नजर डाली, फिर उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोली, वो आपकी शर्ट पर खून। अक्षत ने रोली की आंखों में देखा। बड़ी बड़ी आंखें दहशत से भरी पड़ी थीं। अक्षत ने उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आई एम फाइन। चलो चुपचाप सो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अक्षत सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोली की आंखों के आगे तो उसका बुरा सपना घूम रहा था। फिर भी अक्षत की कोशिशों से उसके आगोश में ही रोली को नींद आ गई। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही थी। जैसी नींद गहरी हुई, वो बुरा सपना फिर से दस्तक दे बैठा और रोली फिर से उठकर बैठ गई। अक्षत भी उसके साथ उठकर बैठ गया। क्या हुआ रोली? नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। अब वो सपना सच? नहीं, वो सपना फिर आएगा। मैं नहीं सो सकती, आप सो जाइए। अच्छा चलो सोना मत, लेट तो जाओ। ये कहते हुए अक्षत ने पहले तो उसे पानी पिलाया, फिर वो उसे अपनी बाहों में लिए हुए वापस लेट गया और रोली को सुलाने की कोशिश करता रहा। लेकिन रोली की नींद तो उससे रूठ चुकी थी। अक्षत को लेकर एक डर उसके ऊपर हावी हो चुका था। दोनों की वो रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन ही ब्रजेश जी ने पंडित जी से बात करके पूजा रखवा ली थी। शेखर, विकास और शर्मा जी के परिवारों को पूजा और लंच के लिए बुला लिया था। रोली तैयार होकर जब कमरे से चली गई, उसके बाद ही अक्षत सावर लेने गया। वह अपनी मां के जख्म को किसी भी सूरत में रोली की नज़रों के सामने नहीं लाना चाहता था। पूजा के लिए तैयार होकर जब वह नीचे पहुंचा, तब तक पंडित जी आ गए थे। ब्रजेश जी, ममता और अक्षत रोली को बिठाकर उन्होंने ग्रह शांति सत्यनारायण की कथा और हवन के साथ पूजा संपन्न करवाई। पूजा के दौरान भी शोक और खुशमिजाज रोली निस्तेज और उदास चेहरा लिए बैठी रही। सभी गेस्ट आ चुके थे। उनको भी कल की घटना के बारे में पता चल गया था, जिसे जानते हुए वो लोग सब कुछ ठीक होने के लिए और ममता के पैर सही होने के लिए बधाई देकर हंसी मजाक कर रहे थे। पर रोली सबके बीच होकर भी न जाने कहाँ खोई हुई थी। शेखर और रितिका की खट्टी मीठी नोकझोंक पर जबरदस्ती करके मुस्कुराई भी, तो उस मुस्कान में एक फीकापन शुमार था। हमेशा हंसी मजाक में आगे रहने वाली लड़की के होठों को एक चुप्पी ने घेर लिया था। सभी लंच करके निकल गए थे। अक्षत भी ऑफिस के लिए निकलने लगा। तब वो चुप्पी टूटी। आप मत जाइए ना कहीं मुझे अकेले छोड़कर। अक्षत उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, कल भी नहीं हो पाई थी। बस वो मीटिंग अटेंड करके जल्दी से आता हूँ। तुम तब तक थोड़ा सा सो लो, कल पूरी रात नहीं सो पाई हो।
नहीं, मैं नहीं सो सकती। वो सपना फिर से आ जाएगा। आप मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। रोली ने पनीली आंखों से गर्दन नामे हिलाते हुए अक्षत की ओर देखकर विनती भरे स्वर में कहा। रोली को ऐसे देख अक्षत का दिल भी बेचैन हो उठा, पर काम भी नहीं अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, तब तक मैं आता हूँ, तुम मम के पास सो जाओ। कहते हुए अक्षत उसे ममता के कमरे में छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। ममता ने रोली का सिर अपनी गोद में रख लिया और थपकियां देने लगी। उसकी ममतामयी स्पर्श से रात भर की जागी रोली नींद के आगोश में चली गई। लगभग 2 घंटे बाद अक्षत की मीटिंग खत्म हुई। वो रोली की खातिर और किसी काम में न लगकर जल्दी ही घर के लिए वापस निकल पड़ा। इधर रोली की नींद जैसे ही थोड़ी गहरी हुई, वैसे ही रात वाला बुरा सपना फिर से उसकी आंखों में आ गया। वो सपना देखते ही वह बुरी तरह से विचलित हो उठी और चिल्लाते हुए उठ बैठी। अक्षत जी! ममता को सामने देखकर वह बेचैन होकर उसके हाथ पकड़कर बोली, माँ अक्षत जी कहाँ हैं? मैंने उनको बोला था वो मुझसे दूर ना जाएं। देखिए वो नहीं माने। मुझे उन्हें अभी देखना है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? ममता उसे समझाते हुए बोली, रोली बच्चा वो ठीक है, ऑफिस गया है, कुछ देर में आ जाएगा। माँ मैं तब तक नहीं रुक सकती, मैं भी उनके पास ऑफिस जा रही हूँ, कहकर वह कमरे से बाहर आ गई। लॉबी में लगे की होल्डर से अपनी कार की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल ली। रोली रुक तो बेटा, ममता आवाज देती रह गई। उसका क्या ही बस चलने वाला था। उसने जल्दी से अक्षत को फोन लगाया। कहाँ है बेटा तू? रोली ने कोई बुरा सपना देखा था और वो जाग गई और अब तेरे पास ऑफिस आ रही है। मम रोकिए उसे, उसकी हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि गाड़ी ड्राइव कर सके। मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। अक्षत ने तुरंत ही ममता का फोन काटकर गार्ड को फोन लगा दिया। हेलो दामोदर, रोली मैडम को गाड़ी गेट के बाहर मत ले जाने देना, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके। अक्षत ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। रोली अपनी कार लेकर अग्रवाल विला के गेट तक आई। दामोदर ने गेट लॉक कर लिया था। गेट खोलिए भैया। मैडम, सर ने मना किया है। नहीं, तुम खोलो जल्दी। अब तक ममता ने अनीस और बंस को रोली के पीछे बाहर दौड़ा दिया था। भाभी रुकिए, आप कहीं मत जाइए, भैया अगर आ रहे हैं। इतने में अक्षत की गाड़ी आकर रुकी। इस समय अक्षत को रोली की जिद पर गुस्सा आने लगा था। उसने जल्दी से अंदर आकर रोली को उसकी कार से बाहर निकाला और थोड़ा डांट कर बोला, कहाँ जा रही थी तुम? आपके पास। अक्षत को सही सलामत अपने सामने देखकर रोली की आंखों को जैसे ठंडक सी पड़ी। उसने अपना सिर अक्षत के सीने पर टिका दिया। अक्षत उसे और डांटने वाला था, पर उसकी हालत देख चुप लगा गया और उसको कंधों से थामकर अंदर घर में ले आया। अक्षत रोली को सीधे अपने बेडरूम में ही ले गया। अनीस और बंस भी रोली के पास ही आ गए और अपनी बातों से उसका दिल बहलाने की कोशिश करते रहे। लेकिन रोली तो अनमनी सी बस उन्हें सुन रही थी। डिनर में भी उसने सिर्फ नाम के लिए खाया। उसका मूड सही करने के लिए अंकित ने उसको आइसक्रीम पार्लर चलकर आइसक्रीम खिलाने का ऑफर रखा। चलिए भाभी, आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। नहीं अंकित, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, तुम लोग जाकर खा आओ। ममता उसे समझाकर बोली, बेटा जो कुछ हुआ उसे भूल जा, वो एक बुरा सपना था। भगवान के आशीर्वाद से अब सब अच्छा होगा। मुझे तो बस मेरी पहली वाली रोली चाहिए। ब्रिजेश जी अक्षत को एक सुझाव देते हुए बोले, अक्षत तुम दोनों घूमने के लिए यूरोप का ट्रिप प्लान कर लो। जब से तुम्हारी शादी हुई है, हमारी बच्ची गृहस्थी में उलझ कर रह गई है। अब ममता ठीक हो गई हैं, तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए एंजॉय कर आओ। अक्षत उनके सुझाव पर हामी भरते हुए बोला, ठीक है पापा, विकास और शेखर की शादी भी हो जाए, फिर प्लान कर लेते हैं। रोली को देखकर, क्यों रोली? रोली ने अक्षत की बात सुनकर बेमन से ही हाँ में सिर हिला दिया। रात हो चली थी। रोली चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई थी। आंखों में नींद नहीं थी, या यूं कहें कि वह नींद से भाग रही थी। उसने अक्षत की तरफ पीट करके करवट ले ली, ताकि अक्षत उसे जगा हुआ देखकर परेशान ना हो और वो उसकी तरफ से बेफिक्र होकर सो सके। पर यह संभव कैसे था? जिससे प्यार करते हैं वो किसी तकलीफ में हो तो बेफिक्री से कौन सो सकता है भला? नींद नहीं आ रही है ना? अक्षत ने रोली की साइड खिसकते हुए पूछा। रोली ने बिना उसकी ओर मुड़े ही जवाब दिया, मैं सो जाऊंगी, आप सो जाइए।
मेरी वजह से कल भी नहीं सो पाए आप। अक्षत ने हाथ से रोली का कंधा पकड़कर अपनी तरफ टर्न किया। इधर देखो। रोली ने नजरें उसकी ओर उठाई। अक्षत ने गहरी नजरों से उसे देखा और हौले से अपने पास खींच लिया और उसका सिर अपनी बाह पर टिकाकर दूसरे हाथ से उसकी पलकें बंद करते हुए बोला, सोने की कोशिश करो रोली। कहकर उसने भी अपनी पलकें मूंद ली थी। रोली ने आंखें तो बंद कर ली थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात उसने बिना सोए ही गुजार दी। अक्षत को बीच बीच में झपकी लग जाती, पर रोली सोई या नहीं इस चिंता में बार बार जाग कर देखता। इस वजह से उसकी नींद भी नहीं हो पाई। भोर होते ही आखिरकार वह उठकर ही बैठ गया। फ्रेश होकर आया, तब तक रोली भी उठकर बैठी थी। अक्षत उसको वापस लिटाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बेड टी लेकर आता हूँ। रोली उठने लगी। नहीं, आप रुकिए, मैं बनाकर लाती हूँ। अक्षत उसे डपटते हुए बोला, मैं नहीं ला सकता क्या? चुपचाप लेटी रहो तुम। इतनी जान भी है तुम्हारे अंदर? ना ठीक से खा रही हो, ना ही सो रही हो। अक्षत की डांट सुनकर रोली कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नज़र अक्षत की आंखों पर गई, तो सहसा ही वो गिलानी से भर उठी। नींद अक्षत की भी पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से अक्षत की आंखों में भी लाल डोरे तैर रहे थे। गिलानी के कारण वह अक्षत के डपटने पर बिना किसी ना नुकर के वापस लेट गई। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि मानसिक तनाव और 2 रातों से न सोने के कारण उसे अब कमजोरी सी भी महसूस होने लगी थी। ब्रश करने के लिए बाथरूम तक जाने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अक्षत नीचे आया तो हॉल में सावित्री देवी, ममता और ब्रजेश जी बैठे हुए चाय पी रहे थे। अक्षत भी उनके पास आकर बैठ गया। ममता ने रोली का हाल चाल पूछा। कैसी है रोली अभी? ठीक नहीं है मॉम, कल भी रात को नहीं सोई है। सावित्री देवी परेशान होते हुए बोली। हंसती खेलती गुड़िया को जाने किसकी बुरी नजर लग गई है। इतना बड़ा दुख झेला है इस बच्ची ने, फिर भी सब भुलाकर हमारे घर को संभाल लिया। अब पता नहीं भगवान उसके क्या इम्तिहान ले रहा है। दादी, भगवान चाहे उसके कितने इम्तिहान क्यों ना ले, मैं हर वक्त उसके साथ हूँ। ब्रजेश जी अक्षर से बोले, मुझे लगता है उस दिन रोली गोली चलने के बाद और तेरे इंजर्ड होने से वो बहुत ज़्यादा डर गई है। वो डर उस पर इतना हावी हो चुका है कि सपने में भी जाने क्या क्या डरावना देख रही है, इसलिए सोने से भी अवॉइड कर रही है। एक काम कर, तू आज ऑफिस मत जा। रोली को इस समय तेरे साथ की ज़रूरत है। अकेला मत छोड़ उसे। मैं डॉक्टर अमित से बात करता हूँ, देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो काउंसलिंग भी करवाएंगे उसकी। ममता ने चाय बना दी थी। अक्षत दोनों की चाय लेकर अपने कमरे में चला गया। अक्षत ने आज घर पर रहकर ही लैपटॉप पर और वीडियो कॉलिंग के जरिए ऑफिस का काम संभाला। ब्रजेश जी ने डॉक्टर अमित से बात करके सारी घटना बताते हुए रोली की तबीयत के बारे में बताया, तो उन्होंने रोली को कुछ दिन नींद की मेडिसिन देने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि सोने से उसके दिमाग को आराम मिलेगा और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अक्षत को अपने लिए परेशान होते देख रोली अब दूसरे ही गिल्ट में डूबने लगी। साथ ही अपने सपने को भी इस सब से कनेक्ट करने लगी, जिस एक्सीडेंट के बारे में वो भूलकर अपनी नई जिंदगी में कदम बढ़ा चुकी थी। अचानक वो कदम पीछे की तरफ मुड़ चले थे। मैं इनकी परेशानी का कारण बनती जा रही हूँ। शायद भगवान ने मेरी किस्मत में मेरे कारण मेरे अपनों को परेशानी लिखी है। शायद जो भी मुझसे प्यार करेगा उसे वो मुझसे दूर कर देंगे। मेरी बदकिस्मती की वजह से मेरे मम्मी पापा और नमन मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उनके साथ ना जाने की जिद क्यों पकड़ी थी। अगर उस दिन उनके साथ शादी में मैं भी चली गई होती तो शायद सब मेरे साथ होते। अगर मैं उनके साथ जाती तो मम्मी पापा लौटने की जल्दी ना करते। मेरी वजह से ही वो सुबह कोहरे में निकल आए और एक्सीडेंट हो गया। मैं जिम्मेदार हूँ उस सबकी। मेरी बदकिस्मती की छाया अक्षय जी के ऊपर भी पड़ने लगी है। मैंने ही तो पुलिस की हेल्प के लिए इन्हें कहा था, जिससे तान्या को घर ले आए और उसने इन पर गोली चला दी। नहीं नहीं, मैं प्यार करती हूँ इनसे। कहीं मेरी बदकिस्मती की वजह से उनको तकलीफ ना झेलनी पड़े। मेरे कारण इनको कुछ नहीं नहीं, क्या मैं इनसे दूर हो जाऊं? हे भगवान, क्या करूं? विचारों की आंधी रोली के दिमाग में चल निकली थी और उसके चलते वो डिप्रेशन में जाने लगी। रात को अक्षत ने उसे नींद की मेडिसिन देकर सुला दिया था। रात भर सोने के कारण अगली सुबह शारीरिक रूप से तो वो ठीक लग रही थी,
पर दिमाग अभी तक उन्हीं विचारों में उलझा पड़ा था। फिर भी नहा धोकर वो नीचे आकर अपने नॉर्मल रूटीन में लौटने की कोशिश करने लगी। ऊपरी तौर पर उसे देखकर सभी को यही आभास हो रहा था कि वो नॉर्मल हो रही है, पर सच्चाई यह थी कि अंदर से एक डिप्रेशन ने उसे घेर रखा था। शेखर और रितिका की शादी की तारीख 15 दिन बाद की निकली थी। उसके एक हफ्ते बाद विकास और चारू की शादी थी, जो कि पहले से डिसाइड थी। जनार्दन जी ने शेखर की शादी गायत्री विधि के साथ ऋषिकेश में अपने आश्रम में करना तय किया था। रोशन जी और अनुपमा ने शादी के बाद एक रिसेप्शन दिल्ली में रखा था। शेखर और रितिका के घरों में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अग्रवाल विला में भी सब कुछ ठीक होता हुआ व्यतीत हो रहा था, लेकिन जो नज़दीकियां अक्षत और रोली के बीच में बीते दिनों में बढ़ी थीं, उन पर एक ग्रहण लगने लगा था। एक तरफ अक्षत तो रोली के ऊपर अपना भरपूर प्यार लुटाने के अंदाज में था, ताकि वो हर तकलीफ को भूलकर उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। वहीं दूसरी ओर रोली खुद को अक्षत से दूर रखने की यथासंभव कोशिश करने लगी थी। दोनों को एक दूसरे से बेनता प्यार हो चुका था। उस प्यार की खातिर एक दूरियां मिटाना चाह रहा था, उसी प्यार की खातिर दूसरा दूरियां बढ़ा रहा था। अक्षत को खुद से दूर रखने के लिए रोली उसके प्रति अपने व्यवहार में बेरुखी दिखाने लगी थी। वह उससे बात करना अवॉइड करने लगी। अगर वो कुछ पूछता तो नपा-तुला जवाब देती। जब तक अक्षत घर में रहता, वह इसी कोशिश में रहती कि उसे उस समय अपने कमरे में नहीं जाना पड़े। रात को भी वह डिनर के बाद जब अपने कमरे में जाती, स्लीपिंग पिल के प्रभाव की वजह से बेड पर लेटते ही सो जाती। शुरू में तो अक्षत को यही लगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसा कर रही है। पर कुछ दिन बीतने के साथ उसे समझ में आ गया, वह जानबूझकर ही उससे दूरी बना रही है। उसने सोच लिया था वह रोली से इस बारे में बात करके रहेगा। रोली से बात करने के लिए अक्षत उस दिन ऑफिस से जल्दी ही घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में चला गया। उस समय रोली कमरे में ही थी और बेड पर बैठी हुई कोई बुक पढ़ रही थी। अक्षत को इतनी जल्दी घर पर देखकर उसे एकदम से चिंता हुई। रोली मन में, क्या हुआ इनको, इतनी जल्दी तो कभी नहीं आते। यह बात वह मन में ही सोच कर रह गई और उससे कुछ पूछे बिना जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी और ऊपर से दिखावा भी इस तरह किया कि जैसे उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो घर जल्दी क्यों आ गया। जाते जाते बेरुखी से बोली, मैं मीरा को भेज देती हूँ, चाय या कॉफ़ी जो भी आपको पीना हो बता दीजिएगा, वो बना लाएगी। इससे पहले कि वह बाहर निकलती, अक्षत ने फुर्ती से लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे मीरा नहीं, अपनी वाइफी के हाथ की कॉफ़ी पीनी है, मिसेज अग्रवाल। रोली ने बेगानेपन का भाव चेहरे पर लाते हुए अक्षत को देखा और उसी भाव से उसकी बात का जवाब दिए बिना बोली, मेरा हाथ छोड़िए, दुख रहा है मुझे। अक्षत ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय और कसकर पकड़ लिया और गहरी नज़रों से रोली के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करते हुए बोला, क्या हुआ है रोली, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर ये बेगानापन क्यों? रोली मन में, कैसे बताऊं आपको, मैं नहीं चाहती कि मेरी बदकिस्मती की छाया आप पर पड़े। जानती हूँ आप मुझे प्यार करते हो और इस बात को हरगिज भी नहीं मानोगे, ना ही आसानी से मुझे खुद से दूर जाने दोगे। मैं नहीं चाहती कि इस प्यार की वजह से आपको कुछ हो जाए, इसलिए इस प्यार को नफरत में बदलना है मुझे। रोली को खामोश देख अक्षत ने फिर कहा, कुछ तो बोलो रोली, मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारी जो भी तकलीफ है शेयर करो मुझसे। इस तरह चुप रहकर मुझे मत सताओ यार, कहते हुए अक्षत ने दूसरा हाथ रोली की कमर में डालकर अपने और नजदीक कर लिया। रोली अपना चेहरा नीचे झुकाकर कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसको खुद को छुड़ाने के लिए इस तरह जूझते देख अक्षत तिरछा मुस्कुराया। ये मेरी रोली नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। मेरी रोली तो शैतान जंगली बिल्ली की तरह अपने नाखून चुबाकर खुद को छुड़ा लेती। अक्षत ने जानकर रोली को छेड़ा था ताकि वह फिर से उस तरह की शैतानियां करे और वापस अपने पुराने मोड में आ जाए। लेकिन अक्षत की उम्मीदों से अलग रोली ऐसी बात बोल गई कि अक्षत शौक रह गया। सही कहा आपने, मैं आपकी पहले वाली रोली नहीं रही, तो ख़त्म कर दीजिए ना ये शादी। रोली पर अक्षत की पकड़ एकदम से ढीली पड़ गई,
पर अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से दहक उठी। फिर से उसकी बाहों को उसने कसकर पकड़ लिया और तमतमाकर रोली पर बरस पड़ा। क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती भी हो क्या कह रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? होश में हो तुम जो कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही हो? रोली ने अपना चेहरा अक्षत से फेरते हुए कहा। मैं पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ और सही कह रही हूँ। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। अक्षत गुस्से में शब्दों को चबाते हुए बोला। चेहरा क्यों फेर रही हो मुझसे? आंखें मिलाकर बात करो। अभी 4-6 दिन पहले तुम मुझे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दे रही थी, और अब अचानक? रोली ने अक्षत की आंखों में देखा और दृढ़ता से बोली। बस अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपसे दूर जाना है मुझे। मेरी बाँह छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ओह! दर्द का एहसास है तुम्हें? जो दर्द तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में हो रहा है, उसका क्या? कहते हुए अक्षत ने रोली की बाहें छोड़ दी और मध्यम होती तड़प भरी आवाज से बोला। तुम तो मुझसे प्यार करती हो। तुमने खुद ही इज़हार किया था, तो अब ऐसे कैसे मुझसे दूर जाने की बात कह रही हो? वो शायद कुछ समय के लिए भावनाओं में बह गई थी मैं। अक्षत की बात पूरी हुए बिना रोली ने जवाब दिया। अब वह इससे ज्यादा अक्षत के आगे नहीं ठहरना चाहती थी। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ है इसे? कहाँ तो ये मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दे रही थी, और अब खुद ही मुझसे दूर होना चाहती है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो वो ऐसा स्टेप उठाना चाह रही है? वाई रोली, वाई डू यू वांट टू डू दैट? अक्षत दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ते हुए वहीं बेड पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए अक्षर जी। जानती हूँ कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, पर आपकी सलामती के लिए मुझे यह कदम उठाना ही होगा। इससे पहले कि मैं आपके आगे कमज़ोर पड़ जाऊं, माँ से बात करती हूँ। सोचते हुए रोली सीढ़ियाँ उतर रही थी कि ममता किचन में जाती दिखाई दी। रोली जल्दी से उसके पास आई और बोली। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। बोल बेटा। ममता फ्रिज में से सब्जियां निकालते हुए बोली। यहाँ नहीं माँ, आप मेरे साथ आइए। रोली ने सब्जियां उसके हाथ से लेकर किचन स्लैब पर रखी और उसके हाथ पकड़ते हुए उसे हॉल में लाकर सोफे पर बिठा दिया और उसके पैरों में बैठ गई। क्या बात है रोली? जल्दी बोल। ममता सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए बोली। माँ, मुझे घर, मित्तल हाउस जाना है। हाँ तो चली जाना, अक्षत ले जाएगा तुझे। आप समझी नहीं माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे अक्षर जी के साथ नहीं रहना। रोली की बात सुनकर ममता पर जैसे बिजली सी गिरी। क्या बोल रही है तू? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? नहीं माँ, कोई झगड़ा नहीं। फिर क्या बात हुई? कुछ नहीं माँ, मैं अक्षर जी और इस परिवार की भलाई के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। ममता ने अजीब सी नजरों से रोली को देखते हुए पूछा। क्या? मैं समझी नहीं रोली। इसमें अक्षर की और इस परिवार की भलाई कैसे हो सकती है? बता तो भला। रोली ने पहले अपनी दोनों आंखें बंद की। 2 बूंदें उसकी आंखों से छलक पड़ी। फिर उन्हें पोंछते हुए वो बोली। बहुत बुरी किस्मत है मेरी माँ। मम्मा, पापा और नमन मुझे बहुत प्यार करते थे। भगवान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। संध्या बुआ भी अंशु और बंसु के जैसे ही प्यार करती थी मुझको। उन्हें भी दूर कर दिया मुझसे। और देखिए ना, अक्सर जी भी मुझे प्यार करने लगे हैं, और मेरे कारण मुझे बचाते हुए वो जख्मी हो गए। अभी तो शुरुआत ही है हमारे रिश्ते की, और मेरी बदकिस्मती उन्हें जख्म दे गई। मेरी वजह से आगे कुछ बुरा हो, उससे पहले ही मैं उनसे दूर हो जाऊंगी माँ। अब और बुरा सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ममता ने एक हल्की सी चपत रोली के सिर पर लगाते हुए कहा। पागल है क्या तू? ऐसे किस तरह का वहम अपने मन में पाल लिया है तूने? बदकिस्मती, बुरी किस्मत, क्या फालतू की बातें लगा रखी हैं तूने? माँ, आप वहम कह लीजिए या मेरे दिल का डर, मैं इस डर के साथ नहीं जी सकती। प्लीज माँ, आप अक्सर जी के लिए अच्छी सी लड़की देखकर दूसरी शादी कर दीजिएगा। मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। अक्षत, जो अब तक नीचे आ गया था और पीछे खड़ा रोली की बातें सुन रहा था, दूसरी शादी की बात सुनकर बेहद गुस्से में आ गया। ममता रोली को कुछ समझाती उससे पहले ही उसने हाथ पकड़कर रोली को झटके से खड़ा किया और गुस्से में फट पड़ा। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है ना? तो चलो अभी और इसी वक्त तुम्हें मित्तल हाउस छोड़कर आता हूँ। अक्षर, सुन तो बेटा, मैं उसे समझा रही हूँ ना। ममता ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं मम, मत समझाइए इसे। ये क्या ही समझेगी जब इसने अपनी समझ से सब अकेले ही सब डिसाइड कर लिया है। ये कहते हुए रोली का हाथ पकड़कर
खींचते हुए ऊपर अपने बेडरूम में ले गया। झटकते उसका हाथ छोड़ ड्रेसिंग रूम के कबर्ड में रखा ट्रॉली बैग निकालकर बेड पर पटका और अलमारी में से रोली के सारे कपड़े निकालकर उसमें लगभग फूंसी दिए। मेकअप का सामान रख ही रहा था कि उसकी नज़र वहां रखी स्लीपिंग पिल्स के पैकेट पर गई। उसे हाथ में लेकर हिलाते हुए, मुझसे दूर जाकर तुम्हें तो शायद इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अब मुझे पड़ेगी, ये मैं रख लेता हूँ। हिलाने से अचानक ही वो पैकेट खुल गया और टेबलेट की स्ट्रिप उसमें से बाहर आ गई। उस पर नजर पड़ते ही वो चौंका और अगले ही पल वो रोली पर जोर से चिल्ला पड़ा। व्हाट इज दिस रोली? इसमें टेबलेट कहाँ है? 15 दिन की डोज थी इसमें, अभी एक वीक भी नहीं हुआ। डबल डोज ली है तुमने। बोलो, कैसी पढ़ी लिखी लड़की हो तुम? साइड इफेक्ट का बिल्कुल नहीं सोचा तुमने? अक्षत के चिल्लाने पर रोली एकदम से कांप गई। उसने वास्तव में नींद न आने के कारण एक रात में दो दो नींद की टेबलेट ली थी। अब अक्षत के गुस्से के डर से उसने तुरंत ही नजरें झुका लीं। अक्षत ने अपनी आवाज थोड़ी हल्की करते हुए आगे कहा, यहाँ घर पर सबके बीच में मेरे साथ में रहते हुए तो तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। डबल डोज ले रही हो, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना। टेल मी, कैसे रहोगी अकेली? मरने का सोच रखा है क्या? अक्षत की आवाज जरूर हल्की हुई थी, पर गुस्सा उसमें बेशुमार था। मेरे साथ रहने में मेरे प्यार से ही दिक्कत है ना तुम्हें? तो मैं ही चला जाऊंगा। तुम रहो यहाँ जब तक बिना मेडिसिन के नॉर्मल नहीं हो जाती। एंड आई प्रॉमिस, अब प्यार तो दूर की बात है, तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं और ना ही तुमसे बात करूंगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।